हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो आपका वीकली टेस्ट आपका 18 जुलाई को आपका वीकली टेस्ट में आने वाला है। यह हमारा वीडियो का सेट 1 वीडियो होने वाला है। हाँ, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास आ रहा बोल रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है? व्यष्टि अर्थ, समष्टि अर्थशास्त्र। तो याद रखिएगा, उपभोक्ता व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है किसमें? व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। आय विश्लेषण में तो होगा नहीं और समष्टि में भी नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है? किसी वस्तु के अंदर छुपा वह गुण, किसी भी वस्तु के अंदर छुपा वह गुण जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपभोग बोलते हैं, उत्पादन बोलते हैं, उपयोगिता बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम लोग? उसको उपयोगिता बोलते हैं। किसी वस्तु के अंदर छुपा हुआ गुण जो हमारे ज़रूरत को पूरा करता है, संतुष्ट करता है, उसको हम लोग उपयोगिता बोलते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कुल उपयोगिता सबसे ज़्यादा होता है तो सीमांत उपयोगिता क्या होता है? तो याद रखिएगा, सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगा। क्या होगा? जब कुल उपयोगिता एकदम सबसे टॉप लेवल में रहेगा तो क्या होगा? सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? निम्न में से गोसेन का प्रथम नियम किसको बोलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोसेन का प्रथम नियम किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा, मांग के नियम को बोलते हैं, उपभोक्ता बचत को बोलते हैं, या तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को बोलते हैं, या सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो याद रखिएगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? गोसेन का प्रथम नियम बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जाता है। भैया, सीमांत उपयोगिता मतलब मार्जिनल यूटिलिटी यदि निकालना है तो आपको किसका फॉर्मूला क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका जो आपको फॉर्मूला होता है डेल्टा टी यू। डेल्टा का मतलब क्या होता है? जो मतलब कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होगा और जो क्वांटिटी में जो परिवर्तन होगा उसी का डिवाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? सीमांत उपयोगिता। मतलब क्या? डेल्टा टी यू। डेल्टा का मतलब क्या है? टी यू का मतलब क्या होता है? कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होगा और डिवाइड बाय क्या करिएगा? क्वांटिटी कर दीजिएगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा? सीमांत उपयोगिता निकल जाएगा। क्या बोले? डेल्टा मतलब क्या होता है? परिवर्तन है। टी यू मतलब क्या होता है? टोटल यूटिलिटी, मतलब सीमांत उपयोगिता में जो परिवर्तन हुआ उसको करिएगा, डिवाइड बाय क्या कर दीजिएगा? क्वांटिटी कर दीजिएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा टी यू डिवाइड बाय डेल्टा क्यू। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? उपयोगिता की मुख्य विशेषताएं कौन सी है? तो याद रखिए, उपयोगिता की जो मुख्य विशेषताएं हैं, तो उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा भी है, उपयोगिता एक विचार सापेक्षिक भी है और उपयोगिता एक व्यक्तिपरक भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो याद रखिए, क्रमवाचक सिद्धांत रखिए। क्रमवाचक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो याद रखिएगा, हमारा हिग्स एवं एलन हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, किसी एक वस्तु की सभी इकाइयों को प्राप्त करने वाले उपयोगिता का अगर योग कर देंगे, टोटल को अगर योग कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुल उपयोगिता बोलेंगे। किसी वस्तु के सभी इकाइयों का अगर हम लोग योग कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा कुल उपयोगिता निकल जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, जब कुल उपयोगिता घटने लगती है, क्या बोल रहा है? जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगा? जब कुल उपयोगिता घटेगा तो सीमांत उपयोगिता भी क्या होगा? घटेगा। ठीक है। जब कुल उपयोगिता घटेगा तो सीमांत उपयोगिता भी घटेगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अधिमान वक्र होता है। क्या होता है भैया? अधिमान वक्र जो होता है, अधिमान जो वक्र होता है वो क्या होता है? मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। क्या होता है? उन्नतोदर होता है मूल बिंदु की ओर। ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है क्योंकि याद रखिएगा, सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 12 देखते हैं। बोला अधिमान वक्र एक सीधी रेखा होगी यदि क्या यहाँ पर बोल रहा है? सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती रही होगी, या सीमांत प्रतिस्थापन की दर बढ़ती हुई होगी, या सीमांत प्रतिस्थापन की दर स्थिर होगी। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमांत प्रतिस्थापन की दर जब स्थिर होगा, जब सीमांत प्रतिस्थापन की दर एकदम स्थिर होगा, फिक्स होगा, तो क्या होगा? अधिमान वक्र एक सीधी रेखा में होगी। आगे देखिए, बजट रेखा का ढाल कैसा होता है? शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, क्या होगा भाई बजट रेखा का? तो याद रखिए, बजट रेखा का ढाल क्या होता है? हमारा ऋणात्मक हो जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला? बजट रेखा के ढाल क्या होता है? तो याद रखिएगा, बजट रेखा का ढाल क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, px डिवाइड बाई py हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? बजट रेखा का समीकरण क्या होता है? तो याद रखिएगा, बजट रेखा का जो हमारा समीकरण होता है, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपको?
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा m बराबर P1x1 और प्लस P2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, बजट रेखा अपनी बाईं ओर विवर्तित होती है जब क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा y वस्तु की कीमत में जब कमी होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, अधिमान वक्र के अनुसार उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होगा मतलब जहाँ क्या होना चाहिए, जहाँ MRS/XY बराबर PX डिवाइड बाई PY भी होगा, अधिमान वक्र मूल बिंदु का नतदर भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे देखिए, एक उपभोक्ता पर दो वस्तु आम और केला के दो संयोग ए 5 आम और 2 केला, बी 5 आम 3 केला है, तो उपभोक्ता दोनों संयोगों के बीच तटस्थता वक्र या कथन है, सही है या गलत है या मालूम नहीं, तो याद रखिएगा ये गलत कथन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, मांग को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित तत्व कौन सा है, याद रखिए कीमत, आय में परिवर्तन, उपभोक्ता की रुचि या इनमें से सभी हो जाएगा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर इनमें सभी। आय में परिवर्तन होगा फिर भी आपको मांग को प्रभावित करेगा, कीमत भी प्रभावित करेगा, उपभोक्ता की रुचि भी करेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु की मांग वक्र d बराबर 10-5p है तो वस्तु की कीमत ₹1 प्रति इकाई होने पर वस्तु की मांग क्या होगा, तो याद रखिए इसका 5 हो जाएगा। 10 में से 5 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा कॉफ़ी के मूल्य में अगर वृद्धि होने से चाय की मांग में क्या होगा, तो याद रखिएगा कॉफ़ी और चाय क्या है, आपका स्थानापन्न वस्तु हो जाएगा। तो याद रखिए इसका भी आपका कॉफ़ी के मूल्य में अगर वृद्धि होगा तो चाय की मांग क्या होगा, घट जाएगा। आगे देखते हैं, एक ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानापन्न वस्तु बोलते हैं। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे हैं, स्थानापन्न वस्तु का उदाहरण बताइए, तो याद रखिएगा चाय और कॉफ़ी हो जाएगा, स्थानापन्न वस्तु का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगर 24 क्या बोल रहा है, पूरक वस्तु का उदाहरण बताइए। पूरक वस्तु में एक दूसरे के बदले दूसरा अधूरा है। मान लीजिए यहाँ पर आपका कार और पेट्रोल, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो कार का दाम घटेगा, कार का दाम अगर घटेगा तो पेट्रोल का दाम क्या होगा, आपका बढ़ेगा, मतलब एक दूसरे का आपका वो पूरक होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरक वस्तु का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं उपयुक्त सभी, जूते और जुराब भी हो जाएगा, चाय और चीनी भी हो जाएगा, और कलम और स्याही भी हो जाएगा। आगे देखते हैं, मांग में संकुचन होगा, जब मांग में कब संकुचन होगा वो, तो याद रखिएगा जब कीमत बढ़ती है और मांग घटेगा, कीमत बढ़ेगा और मांग घटेगा तो मांग का क्या होगा, संकुचन हो जाएगा। मांग की कीमत लोच का क्या अर्थ है, तो याद रखिएगा मांग की कीमत लोच का अर्थ होता है कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है। कीमत में जितना परिवर्तन होता है जिसके कारण मांग में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग मांग की लोच बोलते हैं। आगे देखते मांग की लोच कितने प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा मांग की लोच कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार के मांग की लोच होता है। आगे यदि देखते हैं, यदि मांग वक्र कीमत अक्ष y अक्ष के समांतर होती है तो मांग की लोच क्या होगी, तो याद रखिएगा मांग की लोच क्या होगा, 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, यदि वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में 12% का कमी हो जाता है तो मांग की लोच निकालिए। तो यहाँ पर देखिए इसका यदि राइट आंसर बोलिएगा तो 2.4 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12/5 से भाग कर दीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 2.4 निकल जाएगा। आगे यदि देखते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन, एक वस्तु की मांग फलन d बराबर 1/p है तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच होगी, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा इकाई के बराबर होगा। आवश्यक वस्तु की मांग की लोच क्या होगा, तो याद रखिएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, जो रेखा चित्र में मांग की लोच क्या बताया गया, तो मांग की लोच इकाई लोचदार बताया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे हमारा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह से आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।